हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चैप्टर का पार्ट 16 करने जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं ऑन पेज नंबर 22। So on page number 22, the topic given is, what is it? Yes, the revolution and everyday life. क्या टॉपिक का नाम है आज का हमारा? द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उस रेवोल्यूशन क्या क्या असर पड़ा एवरीडे लाइफ के ऊपर। ठीक है जी, हमने स्टोरी को पढ़ लिया है। उसके बाद हम अब स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने विमेंस की बात की, हमने एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के ऊपर चर्चा किया पिछले लेक्चर में, और आज का हमारा टॉपिक है कि रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर इस रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात जो हम देखेंगे, क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ आपको पता है कब, 1789 में। उसके बाद नेशनल असेंबली आई, तो नेशनल असेंबली में 1791 में क्या हुआ, रूल्स बने। अब उन रूल्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम देखते हैं कि एक मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इस सारे पैराग्राफ में, यहाँ पे क्या है, सेंसरशिप के ऊपर बात की गई है कि किंग्स, द सेंसर्स ऑफ द किंग जो है ना, किंग की सेंसरशिप को खत्म कर दिया जाता है। अब ये क्या चीज थी? देखिए, पहले ये था कि कोई भी चीज जो है, जो जैसे प्रिंट मटेरियल था, मीडिया था, है ना, न्यूज़पेपर थे, या कोई भी चीजें थी, बुक्स थी, मैगजीन्स थी, तो वो ऐसे नहीं छपती थी। वो जब तक राजा, द सेंसस ऑफ द किंग से अनुमति नहीं मिलती थी। ठीक है, मतलब एक तरह से राजा की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं छप सकता था। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसा था, ठीक है, सेंसर करने का जो राइट था वो राजा के पास था, तो वो उसमें किताबें, न्यूज़पेपर वही छपते थे जो राजा के फेवर में होती थी। मतलब उसमें छपी हुई बातें कहीं ना कहीं राजा के फेवर में होती थी। लेकिन जब राजा हटा दिया गया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन मुकार की सेट हुई, तो हम देखते हैं कि ये एक नई व्यवस्था भी देखने को मिलती है। जब राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स जो है, वो जो न्यू डिक्लेरेशंस हमारे को देखने को मिला 1791 में, तो उसमें जो है फिर एक चेंज देखने को मिला, और वो चेंज किससे संबंधित था? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, जो कि मतलब सभी सिटीजन्स को दिए गए। और उसके बाद न्यूज़, पैम्पलेट्स, बुक्स या कोई भी प्रिंटेड पिक्चर जो है वो छप सकते थे, और उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अपने नजरिए से सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकता था, लिख सकता था, और एक चेंज कहीं ना कहीं लोगों तक जो है वो ऐसा मटेरियल पहुंचना शुरू हुआ, और एक चेंज जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये वो वक्त था जहां पर हम लास्ट में इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि उसमें एजुकेटेड लोगों की क्या थी, कमी थी। सिर्फ ऐसी चीजें वही पढ़ लिख सकते थे, कौन, जो जिनके पास एजुकेशन थी। तो ये थोड़ी सी बात है। तो क्वेश्चन तो कई बार रिपीट नहीं ज्यादा हुए हैं इस खास टॉपिक पे, पर लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है ना, तो ये आज का हमारा यही है। तो उस रेवोल्यूशन का रोजमर्रा की जिंदगी पे के ऊपर क्या असर देखने को मिलता है, तो आइए इसके ऊपर अब हम फटाफट रीडिंग करते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कहता, देखिए लाइन खोल लीजिए अपनी बुक। कहता, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty, note down the line, and equality into everyday practice. तो ऊपर की लाइनें तो आप समझ गए होंगे कि 1789 के बाद जो है बड़ा चेंज आया हर एक की लाइफ में, क्या पुरुष, महिलाएं या बच्चे। और रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी लेकर वो लॉ पास किए जिसमें कौन से आइडियल्स छिपे हुए थे, लिबर्टी के और इक्वलिटी की बातें जिन लॉ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, नोट कर ली लाइन, अगला आगे चलिए।
कहता वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल इन समर ऑफ 1789 was the abolition of censorship. Note down this line. ठीक है, एक जो बड़े ही एक तरह से जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली जो आफ्टर द स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग मतलब एक उसकी तोड़फोड़ किसकी, बेस्टिल प्रिजन की 1789, तो वो था एक कानून और वो था एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। अब ये क्या था, ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम मींस ओल्ड रेजिम मींस ओल्ड रूल, ठीक है। 1789 से पहले के टाइम को क्या बोला गया, ओल्ड रेजिम। हाँ जी, कहता इन द ओल्ड रेजिम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चर एक्टिविटीज जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king, है ना, समझ गए ना। मतलब राजा ने जो भी सेंसर्स जो जो देखता है, जो निगरानी करता है ना, जो भी व्यक्ति निगरानी करते हैं, तो ऐसे मतलब राजा एक तरह से आप यूं समझ लो कि राजा के कंट्रोल में ही जो है वो सारी चीजें पब्लिश होती थी, चाहे वो बुक्स थी, न्यूज़पेपर थे, प्लेस थे, कुछ भी था। लेकिन कहता नाउ द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट्स। अब 1791 में क्या हुआ, नया संविधान बना और उसमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बातें को जो है वो एक नेचुरल राइट्स के रूप में लोगों को दिया गया। और हम उसके बाद क्या देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स, अब आप समझिए मीडिया एक तरह से, है ना, वहीं से तो ज्ञान मिलेगा, वहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वही छिपा ली जाए असल में तो फिर लोग कैसे अवेयर होंगे। तो अब क्या देखते हैं हम, जब ये सेंसरशिप एबलिश हुआ, हटा, ठीक है, ये प्रतिबंध जो भी लगाने की, जो रोकने का जो भी सिस्टम था, कहता न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बहुत सारे पैम्पलेट्स जो भी छपते थे, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू कंट्रीसाइड। तो शहरों से इस तरह से चीजें छपने शुरू हुई, ये बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, प्रिंटेड कल्चर, और ये गांव तक पहुंच गया। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, और उसमें जो कुछ भी चेंजेस आ रहा था उन सभी की बातें आती थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, विरोधी कोई भी चीज, अपोजिंग व्यू है, वो भी छपते थे। और ईच साइड साउट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। और ये सब कुछ प्रिंट के अगले 10th क्लास में प्रिंट कल्चर, प्रिंट किस प्रकार से एक्सपेंड हुआ उसके ऊपर भी एक चैप्टर है। तो मतलब ये सब कुछ प्रिंट के माध्यम से, ये जो भी छपाई हो रही थी बुक्स की, ठीक है, तो हर कोई अपने अपने विचारों को रखता था, कन्विंस करने का कोशिश करता था। और उस संदर्भ में हम देखते हैं कि प्ले सुना है ना आपने, इंग्लिश में भी बहुत सारे प्ले होते हैं, सॉन्ग्स या कोई भी फेस्टिव प्रोसेशंस, ठीक है, अट्रैक्टेड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ये सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती थी, लोग उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, एक नया चेंज लोगों के माइंड तक, एक नया नॉलेज मिलता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं। और फिर क्या होता था, कहता दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडिया सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर रोट अबाउट एट द लेंथ इन द टेक्स्ट which only a handful of educated people could read। तो ये मैंने बताया ना आपको। तो इस प्रकार से ये सब कुछ हो रहा था। ये एक हम देखते हैं कि कहता ये एक दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडिया सच एज लिबर्टी और जस्टिस। मतलब इसके इन सब के साथ चलते ये जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, ये जस्टिस की बातें थी, इनके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर उसमें लिख रहे थे। हालांकि कहता उसमें पढ़ने वालों की तादाद जो है वो बहुत ही कम थी, कुछ लोग, हैंडफुल पीपल ही जो है एजुकेटेड थे। तो ये एक तरह से एक चेंज, एक एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप के बाद जो एक चेंज रोजमर्रा की लाइफ में देखने को मिलता है फ्रांस में, उसके ऊपर बात थी। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलिए और अब इस चैप्टर को खत्म करते हैं। लेकिन इसके बाद भी चैप्टर में कुछ डिस्कशंस हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगी। कंक्लूजन, और यहाँ पे हम बात करेंगे अब इस स्टोरी को कनेक्ट करना है हमने जहां से डायरेक्टरी रूल छोड़ा है, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। तो डायरेक्टरी रूल थोड़ा सा याद करिए,
कंक्लूजन में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि मैं बताऊंगा आगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है डायरेक्टरी रूल के बाद। ठीक है, याद आ गई ना कहानी? अभी तो हमने स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात की। डायरेक्टरी रूल के बाद ये आया, क्यों आया? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई फ्रांस में। ये मिलिट्री हेड था और फिर इसका देखा कि ये नहीं ढंग से चल रहा है और उसका एडवांटेज लेते हुए आगे चलकर 1804 में उसने अपने आप को क्या कर लिया, वहां का राजा कहते नेपोलियन बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ्रांस तक लिमिट रहा, उसने फ्रांस के अलावा नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, कॉन्कर करना, उनको जीतना शुरू कर दिया। बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये वो सो है ना, सारे रशिया। तो ये मेन रीजन्स थे, रशिया, ये मेन रीजन्स थे जिनके ऊपर जो है मतलब एक तरह से पूरा यूरोप धीरे धीरे जो है वो कॉन्कर करता चला गया और अपने कॉन्फिडेंस, अपनी मेंबर्स ऑफ फैमिली को जो है वो वहां पर, वहां का जो रूलर होता था उसको हटा देता था और अपना कॉन्फिडेंशियल आदमी वहां पर राजगद्दी पे बिठा देता था। लेकिन बात यहां तक ही नहीं थी, उसने कुछ, क्योंकि राज वंश जो है वो बड़े ट्रेडिशनल तरीके से चलते थे, तो एक मॉडर्नाइजर्स के रूप में भी जो नेपोलियन है वो देखा गया। उसमें क्या था, कुछ एक बातें हैं कि वो कुछ एक प्रिंसिपल जो है वो इंट्रोड्यूस करता गया, जैसे कि कुछ रूल्स वो लेकर आया सामने। जैसे कि उसने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, एक तरह से प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को जो है उसने प्रमोट किया। क्योंकि देखिए हमने ये भी पढ़ा था पहले कि उसने जो स्लेवरी सिस्टम जो एबोलिश हुआ था जैकोबिन क्लब्स में के समय, ठीक है, 10 वर्षों तक, और दोबारा से री इंट्रोड्यूस, ये लाइन हम पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी सिस्टम। तो वजह क्या थी? क्योंकि वो चाहता था कि व्यापार फले फूले, एक कैपिटलिस्ट, एक पूंजीपति सोच थी उसकी, और उसके लिए कहीं ना कहीं उस वजह से जो अमीर तबका था वो कहीं ना कहीं उसने फेवर किया, उसको फेवर मिलने शुरू हुआ। और उसका मानना था कि पैसे का प्रसार होगा तो लोगों को रोजगार आएंगे, सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से एक एक चीज तो ये हुई, ठीक है। हम मतलब एक एक चीज उसने एक ये किया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको प्रमोट किया, लोगों के पास पैसे का एक्सपेंशन बढ़े। और दूसरा जो है वो एक यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म आप वाली नहीं, हाँ यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। उसमें जो है वो वेट और मेजर्स, नापने और तोलने की स्थितियां एक जैसी नहीं थी, ठीक है। सट्टे से जैसे आपके वाट होते हैं, आप आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ रहे हैं, लेकिन वाट को समझिए, तो वो तोलने के जो भी थे या नापने के थे उसमें सिस्टम थे, वेरी कर जाते थे शहर टू शहर, रीजन टू रीजन, है ना। जैसे गांव देहात में तो वो पत्थर ही रख लेते हैं, तो इस तरह से। या फिर डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जैसे मानो चीज 10.5 रुपए की है, होनी चाहिए, लेकिन वो 10 रुपए में ही देते थे। तो इस तरह से एक बिजनेस में लॉस आ जाता था। अब आप सोचो कि 10 चीजें के पीछे आपने 50 पैसे ही छोड़ दिए, है ना, 0.5 छोड़ दिया आपने, तो कितने बढ़ेंगे? 5 रुपए। अब वो 5 रुपए अगर यदि आप रोज छोड़ रहे हैं, ठीक है जी, तो आप सोच लो महीने के कितने बनेंगे, साल के कितने बनेंगे, 5 साल के कितने बनेंगे। तो एक तरह से, और फिर पूरे कंट्री के अगर हर व्यक्ति ऐसे ऐसे 5-5 छोड़ते तो कितना बिजनेस में लॉस। ये सारी बातें जो है वो एक डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से जो है वो पूरी होती हैं। आज की डेट में भी आप कहीं पर जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो आपको क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि वहां पर पॉइंटों में भी कैलकुलेशन आपको दिखती है। तो उससे क्या होता है? बिजनेस का लॉस बचता है, ठीक है ना। जो एक उस प्रोडक्ट से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट लेकर जो है वो बिजनेस चलता है। तो इस प्रकार की वो व्यवस्थाएं लेकर आया। लेकिन हमारे को यही बताया गया है कि हालांकि इन सारी व्यवस्थाओं के बाद उसको एक मॉडर्नाइजर्स के रूप में, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के रूप में देखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी लंबा नहीं चल पाया और लोग उसके विरोध में भी खड़े हुए। कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन राज्यों को उसने जीता था वहां पर ये समझ आने लग पड़ा कि यार इससे तो क्या हो रहा है, कर तो वो रहा है लेकिन पॉलिटिकल जो लिबर्टी है हमारी वो तो छिन गई। वो अपने तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है, या राज्य को चला रहा है। तो इस तरह से एक इन्वेडिंग फोर्सेस
उसके अगेंस्ट खड़ी होना शुरू हुई और आगे चलकर 1815 तक तो वो चलता रहा, लेकिन 1815 में एक वाटरलू जो कि बेल्जियम में है, वहां पर कहता बेल्जियम में युद्ध हुआ और उसमें जो इतनी भी यूरोपियन पावर्स थी, जो मेन पावर्स थी उसमें, ठीक है ना, जो बड़े बड़े राज्य थे जैसे पोलैंड, ये रीजन्स, ये ऑस्ट्रिया, प्रशा, रशिया, इन सब ने मिलकर जो है वो उसके ऊपर अटैक किया और इसको जो है वो हरा दिया। ठीक है जी, हरा दिया तो नेचुरली है, अब हारने के बाद उसको आगे भेज दिया, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इस सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक चीज निकल कर सामने आई। ये एक दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा देख लो, फिर मैं लाइन भी पढ़ाता हूँ। दूसरे पैराग्राफ में, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये अभी कर लो, बेशक नोट कर लो लाइन की। आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ हाँ लिबर्टी जो है, डेमोक्रेटिक राइट्स, आइडिया ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स, ये लिगेसी, ये इस फ्रेंच रेवोल्यूशंस की देन है जो कि विश्व के अंदर देखी गई। और एक नेपोलियंस ने इन चीजों को प्रमोट भी किया और यहीं से एक ट्विस्ट आना जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री में शुरू हुआ, एक वर्ल्ड में आना शुरू हुआ। इसके ऊपर डिटेल में चैप्टर है 10th में, तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट इस डिस्कशंस को, इस रीडिंग को पढ़ते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। लेकिन फिर भी एक लेक्चर और मैं इसके ऊपर दूंगा अभी नेक्स्ट आपको। तो आइए पहले इसको समझें फटाफट। कहता इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। लग गया होगा पता, वो राजा बन गया अपना, उसने घोषित कर दिया, मिलिट्री हेड था वो। ही सेट आउट टू कॉन्कर होता है जीतना शुरू कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. समझ गए ना बात? उसने नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करना शुरू कर दिया, वो वहां की जो डायनेस्टी, जो वंश थे, उनको डिस्पोज कर देता था, हटा देता था, क्रिएटिंग किंगडम्स, और ऐसे राज्य बनाता था और उसमें कहीं ना कहीं अपना फैमिली का कोई मेंबर जो है वो उस पे, उस सिंहासन पे, राजगद्दी पे उस पावर को सौंप देता था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अपने आप को उसने आधुनिकता के रूप में स्थापित किया। कैसे? कहता ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम, दो चीजें मैंने आपको भी बताई, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, जिसमें उसने डेसिमल सिस्टम, पॉइंट में भी उस सिस्टम को वो उसने इंट्रोड्यूस किया जो इससे पहले नहीं थे। नोट कर लो लाइनें। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर, पहले तो सबको वो एक लिबरेटर के रूप में, एक फ्रीडम दिलाने वाले के रूप में समझ में आ रहा था, उसको इस प्रकार से देख रहे थे, who would bring freedom for the people. But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as invading force. यार ये तो political stability, हमारी जो भी स्वतंत्रता है उसको छीन रहा है कहीं ना कहीं। और इसके चलते मैंने आपको भी पूरी पीछे बता दी बात, he was finally defeated, उसको हरा दिया गया एट वाटरलू, ये बेल्जियम है, इसमें नोट कर लो लाइन, इन 1815। हराने वाले कौन थे? अदर्स यूरोपियन पावर्स, जिनको इसने जीता था। और मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट। और इस तरह से जो ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी और ये मॉडर्न लॉज जो भी थे, उनका एक इम्पैक्ट देखने को मिला ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया कि चैप्टर 1 है आपका 10th में, उसके उसमें बात करेंगे। लेकिन ये जो आइडियाज जो क्रिएट हुए उसके राज में भी, रिवोल्यूशनरी आइडियाज जो भी ये क्रिएट हुए, उनका एक इम्पैक्ट लोगों की सोच के ऊपर देखने को मिलता है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स, मैंने पहले ही नोट करवा दी आपको ये लाइन, वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी। ये क्वेश्चन आपको बनता है, लेगेसी होती है देन, विरासत, ठीक है ना, कि आपको क्या देन में मिला है। तो ये आइडियाज इस रेवोल्यूशन से मिले हुए हैं, ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. हमने देखा फ्यूडल सिस्टम क्या था, डिटेल में बताया आपको, वो लैंडलॉर्ड प्रथाएं वो हट गई।
colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. और जो भी colonized, कहीं ना कहीं हम अपनी भी बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने इन आइडियाज के ऊपर रिवर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और एक सवेन होती है जहां पर सिर्फ अपना ही, अपनी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, बाहर से हम ना चलें। इस तरह की व्यवस्थाओं की तरफ, एक मूवमेंट्स की तरफ जो है वो समाज बढ़ने लग पड़ा, विश्व बढ़ने लग पड़ा आगे। अगर हमारे को आजादी मिली है तो कहीं ना कहीं ये रेवोल्यूशंस के आइडियाज या मोटिवेशंस भी हमारे लीडर्स को मिलता रहा है। और उस समय आपको पता है टीपू सुल्तान जो फ्रांसीसियों का मित्र था, 8th में आपने पढ़ा था, ठीक है, उसने इस बदलाव का, और राजा राममोहन राय जो एक रिफॉर्मर हुआ, ठीक है, हमारा जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर हुआ उस रूढ़िवादी समाज में हमारे देश का, इन जैसे लोगों ने, जैसे टीपू सुल्तान, राजा राममोहन की बात लिखी हुई है यहाँ पर एक लाइन में ऐसे ही, आर 2 एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो ऐसे जैसे लोगों ने जो आइडियाज में फ्रांस से निकल कर आ रहे थे, हमारे देश के अंदर उन आइडियाज को सपोर्ट किया था, ठीक है जी। तो इसी के साथ साहब और साहिबान है क्या, मैडम, सर और मैडम जो भी है, नहीं प्यारे बच्चों, तो ये जो चैप्टर है हमारा यहीं से फिनिश होता है। तो ये पूरी स्टोरी अब आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब इससे लगते क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वैसे तो फिलहाल आपको देख ही ले हैं कि जो एक्सरसाइज में है जितने भी क्वेश्चंस ये आपने पढ़ लेने हैं, और मैं नहीं समझता कि अब आपको कोई डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। बुक्स, हेल्प बुक्स हैं आपके पास, सब कुछ है, तो उसमें आप देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, और फिर कमी आएगी तो फिर हम जब मिलेंगे उसमें बात करेंगे, लेकिन आएगी नहीं अब, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी एक लेक्चर इसके ऊपर मैं और दूंगा और फिर देखेंगे कि क्या, ठीक है जी। सो टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।